पढ़ा है क्या? तो ए बी वेक्टर कितना हो गया? ए बी वेक्टर अगर 3D में वेक्टर लिखोगे ये हो गया x2 माइनस x1 इक्वल टू, ये मेरा a है, ये मेरा b है, इनकी शक्लें देखो सेम, अब शक्लें सेम बन रही है ना इनकी। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? x2 माइनस x1 आई कैप x2 माइनस कैपिटल X डिवाइड बाय AF। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट के बारे में अपन ने देख लिया था ना कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, है ना? है ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपने को पता है, वही 9th 10th में आपने सीखा भी होगा। चलो एक छोटी बात और देखते हैं जरा। अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं x1 कोमा y1, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूंगा, x के पैरेलल कोई दूसरा पॉइंट P ले लूंगा मान लो, तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे पैरेलल लूं x के पैरेलल, तो x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा x2 मगर y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को x के पैरेलल स्लाइड करूंगा तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और अगर मैं इस पॉइंट को y के पैरेलल स्लाइड करूं तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। जैसे यहां स्लाइड कर दिया मैंने इसको, तो x कोऑर्डिनेट जो x1 रहेगा और y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा y2। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया q, लिख दिया q, है ना? तो x कोऑर्डिनेट x1 रहेगा, y कोऑर्डिनेट y2 रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको मूव करूं इस तरफ तो बिल्कुल यहां इसके नीचे इधर मूव करूं तो क्या सीन हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, है ना? ठीक है, एक रेक्टेंगल सी बना दी बस मैंने ऐसे ही। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं x2 माइनस x1, और ये जो लेंथ है ये कितनी है ना, y1 माइनस y2। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पाइथागोरस से मुझे ए बी की लेंथ बताओ तो कितनी हो जाएगी, बता दो को? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो, या y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके ये अंडर रूट कर दो। ठीक है, और ये निकल गई ए बी की लेंथ। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला एक प्रूव कर दिया है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में आप अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो पहले तो ये समझिए कि स्टैंडर्ड नोटेशन है, डिस्टेंस को ए बी से डिनोट किया जाएगा। ए बी से डिस्टेंस को डिनोट करेंगे और ए बी मिल जाएगा अपने को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत पुराने जमानों में अंडर रूट का इस्तेमाल डिस्टेंस में खूब किया जाता था, है ना? और डिस्टेंस से रूट का काफी लेना देना सा रहता था। तो रूट जो है इसलिए हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया भाई। कुल मिलाकर के बात ये है ना, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाए, है ना, पहली बात तो ये नोट कर लो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। हाँ, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाए तो वहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला होता होगा क्या? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जी, हो सकता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या? अच्छा हाँ, देखो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी क्या हो रहा होगा, ऐसे स्पेस में पॉइंट होंगे यूं करके, तो स्पेस का ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 होगा,
ये पॉइंट x2 y2 z2 होगा, तो डिस्टेंस निकालोगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। तो 3D ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो सेम फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उसमें एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, मतलब जेड वाला पार्ट और आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है? डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करने का एक और मस्त तरीका भी बताता हूं तुमको। देखो, मुझे आप ए पॉइंट पता है और बी पॉइंट पता है, तो क्या मुझे आप ए बी वेक्टर बता सकते हो क्या? ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है क्या? तो ए बी वेक्टर कितना हो गया? ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो हो गया, और क्या हो गया। अगर 3D में वेक्टर लिखोगे तो एक z2 माइनस z1 के कैप आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, कैसे भी सोच लो आप। तो वेक्टर का इस्तेमाल करके देखो डिस्टेंस निकलना भी बड़ा आसान हो रहा है। तो 3D में वेक्टर का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से देखा जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कौन सा डिस्टेंस देता है? ये देता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2, ठीक है। दो पॉइंट हमेशा ही एक प्लेन में मिल जाएंगे आपको, दो पॉइंट से एक प्लेन तो पास कर ही जाएगा, दो पॉइंट से तो एक क्या कई पास कर जाएंगे, मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अरे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैं कुछ और बातें बोल रहा हूं एक्चुअली, आप बताना सहमत हो तो। मैं बोल रहा हूं टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ये कोलिनियर शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा में लाई करना। एक पॉइंट आप लगा दो इस वाली दीवार पे, एक पॉइंट नीचे लगा दो, तो उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन पक्का बनेगी, ठीक है। तीन पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं क्या? तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तीन पॉइंट तो भाई देखो, कोलिनियर होंगे तो ऐसी स्थिति बना देंगे, और कोलिनियर नहीं होंगे तो एक ट्रायंगल बना देंगे वो। तीन पॉइंट हमेशा दो ही संभव केसेस यहाँ पे बना सकते हैं, या तो कोलिनियर मिलेंगे या फिर ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। थ्री पॉइंट्स आर आइदर कोलिनियर और दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। थ्री पॉइंट्स आर आइदर कोलिनियर, है ना, थ्री पॉइंट्स आर आइदर कोलिनियर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने किए भी तो हैं 10th क्लास में, किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात मुझे बताओ ठीक है क्या? थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में लायक नहीं। दुनिया के थ्री पॉइंट कोई भी हों, एक आपके माथे पे लगा, एक मेरे माथे पे लगा, एक उस द्वार पे लगा, आप उस पॉइंट को मेरे माथे वाले पॉइंट से मिला दो, आपके माथे वाले पॉइंट से मिला के मिलाऊंगा, ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल कभी नॉन कोप्लेनर फिगर देखी है क्या? नहीं। तीन पेन का इस्तेमाल करके अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे तो भाई दो पेन तो हमेशा वी बनाएंगे, चाहे इसको यूं कर लो, चाहे इसको यूं कर लो, चाहे इसको कैसे ही कर लो। दो पॉइंट जैसे ही आपने रख दिए, तीसरे को जैसे ही इसकी टेल टू टेल जोड़ोगे तो ट्रायंगल बन गई, और वो एक कोप्लेनर फिगर होती है। तीन पॉइंट जो हैं, तीन पॉइंट हमेशा ही एक प्लेन बनाएंगे, टू डायमेंशनल फिगर देंगे वो बनाने के बाद, ठीक है। तो थ्री पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं। चौथा पॉइंट हरकत करना चालू करता है 3D में आने की। तीन पॉइंट तो एक प्लेन में हो गए,
अब चौथा अगर यहाँ पे है तो अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर बनने चालू हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चलो ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है कुछ और अपन हरकत करते हैं। देखिए जरा, मैं यहाँ पे कुछ कुछ काम कर रहा हूँ अभी, आप बताना ठीक कर रहा हूँ क्या। और एक और हमारा बेसिक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं अपन? सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं अपन, है ना। अपन सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कोई भी फॉर्मूला जो है ना वो डिराइव करना बेहद आसान है भाई, बेहद इजी है। तो कोई भी फॉर्मूला ऐसे कुछ बड़ी डेरिवेशन है, कोई डिफिकल्ट डेरिवेशन किसी की नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अपने को समझ में आनी चाहिए डेरिवेशन भी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, ले लिया ए, है ना, पॉइंट ए ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, और थोड़ा दूर यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, है ना। मैं एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं जो इनको किसी रेशो में डिवाइड करता हो, है ना। इनको मान लो m रेशो n में डिवाइड करता हो, m रेशो n में, है ना। ये मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, इनको डिवाइड करता हो m रेशो n में डिवाइड करता हो। ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखने का मन कर रहा है भाई। तो ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन हैं कैपिटल X कोमा कैपिटल Y। एक मिनट के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट है कैपिटल X और कैपिटल Y निकालने में, ठीक है। तो निकालेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y। उसके लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके दोनों को परपेंडिकुलर बना करके यहाँ पे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश की। बताओ लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो देखो y1 है और x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये हो गया हमारा x2 y1। सहमत हो भाई इस बात से? ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से भी खींच दिया यूं करके और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश की। तो y कोऑर्डिनेट तो कैपिटल Y आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया आपका कैपिटल Y, और x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x कोऑर्डिनेट तो अपना x2 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि यार ये ट्राइंगल तो कुछ सिमिलर नजर आ रही हैं, जो ये वाली जो ट्राइंगल है और ये वाले जो ट्राइंगल है यहाँ वाली, ये तो सिमिलर ट्राइंगल नजर आ रही हैं। बात तो बिल्कुल सही है। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे देते हैं F। तो अगर मेरी ट्राइंगल PBE सिमिलर है ट्राइंगल ABF के, तो एक बात तो क्लियर है कि BP अपॉन AB कर दो या AP कर दो, एक ही बात है। ये वाली बात भी वैलिड हो जाएगी कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस विल बी इक्वल टू PE अपॉन AF एंड दिस विल बी इक्वल टू BE अपॉन EF। BE अपॉन EF कौन सी थ्योरम लगा दी है मैंने? BPT लगा दी क्या? ठीक है, हाँ वही आगे, मतलब ट्राइंगल सिमिलर का कहने का मतलब ये पैरेलल हैं इसके, ये बात मैंने इस्तेमाल कर ली बस, और तो क्या है। अब BP अपॉन AP का रेशो जो है ये क्या है? N रेशो M है। दिस इज इक्वल टू PE। तो PE बोले तो ये वाली लेंथ, तो ये वाली है x2 माइनस कैपिटल X, x2 माइनस कैपिटल X, और AF है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। और BE है आपकी y2 माइनस कैपिटल Y। बताना ठीक लिख रहा हूं क्या? y2 माइनस कैपिटल Y अपॉन EF है आपकी EF। अच्छा यहाँ पे क्या लिखी मैंने? AF लिखी थी ना। EF कितनी है? हाँ, कैपिटल Y माइनस Y1, कैपिटल Y माइनस Y1,
ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको देखो आप, अगर इसको देखें तो यहाँ से कैपिटल एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इसको देखा जाए तो कैपिटल वाई निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ से कैपिटल एक्स निकाला जाएगा तो देखो जरा, कैपिटल एक्स निकालते हैं, n टाइम्स x2 है, निकाल लेते हैं भाई, n टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1 इज इक्वल टू m टाइम x2 माइनस m कैपिटल x, m टाइम x2 माइनस m कैपिटल x। कुछ लोचा कर दिया क्या मैंने यहाँ पे? मैंने कुछ लोचा कर दिया और तुम लोगों ने भी लोचा करवा दिया, तुमने बताया नहीं कि बीपीटी में क्या होता है कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है। वो इक्वल टू दिस बाय दिस होता है क्या? वो नहीं होता, वो पीई अपॉन ए एफ। ये यहाँ पे गड़बड़ लिख दी बीच में, ये नहीं होता वो। ये तो सिमिलर ट्रायंगल थोड़ी करी मैंने ये। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें क्या करना था, या तो सिमिलर ट्रायंगल अगर अपन ने करी ना तो ये यहाँ पे ये नहीं होती, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बस इतना सा लिखो। या फिर अगर यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल अगर करी होती, रुको जरा, इस एक्सप्रेशन को वापस लिख रहा हूं मैं। ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को वापस लिख रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं वापस लिख रहा हूं। देखो, ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइड में लिखो, या तो फिर पी बी अपॉन ए बी, पी बी अपॉन ए बी इक्वल टू पीई अपॉन ए एफ। अब ऐसा लिखोगे तो ठीक मिलेगी कुछ बात, पीई अपॉन ए एफ इक्वल टू बीई अपॉन बी एफ, ठीक है ना। साइड्स की टर्म में लिखोगे या तो इस बात को आप, ठीक है। अब पी बी अब लिखते हैं वापस, पी बी अपॉन ए बी, तो ये हो गया एन अपॉन एम प्लस एन, है ना, एन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू पीई। तो पीई हो गया अपना x2 माइनस कैपिटल X डिवाइड बाय ए एफ, ये हो गया x2 माइनस x1 इक्वल टू बीई, बीई y2 माइनस, इनकी शक्लें देखो सेम, अब शक्लें सेम बन रही है ना इनकी, और बी एफ कितना हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम प्लस एन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स टू माइनस एम प्लस एन कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? कैंसिल तो यहाँ पे एन एक्स टू हो रहा है, देखो एन एक्स टू कैंसिल हो गया, एन एक्स वन को इधर लेके आओगे तो ये हो गया आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो एम प्लस एन कैपिटल एक्स। ऐसा करते हुए आप कैपिटल एक्स यहां से निकाल पा रहे हो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन आ गया। और आप यहाँ पे देखिए डिट्टो ऐसा लग रहा है कि x की जगह y डाल दिया, कैपिटल x की जगह कैपिटल y डाल दिया, तो कैपिटल y जो है यहाँ पे y डाल दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो आ जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वो हमारे आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे कि एम एक्स टू, देखो इस फॉर्मूला को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता है कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन है। ऐसा लगता है मानो कि m को ऐसे x2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो और n को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया हो। ये वाला रेशो इस वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, ये वाला रेशो इस वाले x कोऑर्डिनेट के साथ जैसे मल्टीप्लाई कर रखा हो, ठीक है।
ऐसे करके ही आप लोगों ने याद कर रखा होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और ये फॉर्मूला वैलिड है इंटरनल डिवीजन के केस में, है ना। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इंटरनल डिवीजन। एक बार इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन को थोड़ा स्टडी भी कर लेंगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली, मतलब इसके बीच में कहीं पे m/n में पॉइंट P के द्वारा काटा गया है। क्लियर है। तो यार ये फॉर्मूला तो देखो अपने को याद हो ही जाना चाहिए, है ना। सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ और बातें भी बता देता हूं आपको। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की कुछ बातें हैं विच आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए जरा ध्यान से। सीन कुछ ऐसा है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट P, अगर कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली काट रहा है तो ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। मगर एक्सटर्नली 3:2 में काट रहा है ना, एक्सटर्नली 3:2 में काट रहा है तो सीन कुछ ऐसा बनेगा कि पॉइंट P आगे मिलेगा इस लाइन सेगमेंट के कुछ इस तरीके से कि ये लेंथ ज्यादा होगी और ये लेंथ कम होगी, और दिस बाय दिस करने से 3:2 आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 3:2, ये जो लेंथ है इन दोनों लेंथ्स का रेशो रहा है 3:2। समझ आ रही बात, समझ में आ रही है। यहां मैं कुछ अंग्रेजी में लाइनें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। ये वाले पॉइंट को Q का नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी में कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आप बताना ठीक है क्या। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आप इन दोनों चित्रों को देख करके बताना कौन सी बात ठीक है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 3:2। एक बात। दूसरी बात, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन 3:2। इंटरनली इन 3:2, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है पॉइंट Q के बारे में। पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 3:2। फोर्थ बात है पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली इन 3:2। कौन सी बात ठीक है इनमें, कौन सी गलत है। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है बता दें मेरे को आप, तो मजा आएगा, है जी। सही है का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ओके है ना, कि पॉइंट P जो है वो AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली 3:2 में काट रहा है, ठीक है। फोर्थ भी ठीक लग रही है। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है, जब आपने एक्सटर्नली बता दिया और रेशो बता दिया तो क्या लूपहोल छोड़ा आपने, कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा आपने। फोर्थ भी बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नली काट रहा है 3:2 में, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड वाली पे आते पहले।
थर्ड वाली ने ये भी बता दिया रेशो कितना है और माइनस से ये बता दिया एक्सटर्नल है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया तेरे को? और फर्स्ट वाले में रेशो बता दिया और पॉजिटिव बता दिया, मतलब इंटरनल है, ये भी बता दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओलंपियाड जो एग्जाम्स होते हैं उनके कुछ सवालों में मैंने देखा है उनको माइनस साइन लगाने में बहुत मजा आता है रेशो में, ताकि लोगों को लगे रेशो माइनस थोड़ी हो सकता है ना, फिर वो या तो क्वेश्चन छोड़ दें या फिर कंफ्यूज तो कम से कम हो ही जाए, है ना। तो कभी भी नेगेटिव रेशियो की अगर बात कर रखी हो तो समझ जाओ भाई, नेगेटिव रेशियो का ये मतलब नहीं कि लाइन सेगमेंट की लेंथ नेगेटिव है, नहीं, ये माइनस साइन जानबूझ के बता रहा है कि एक्सटर्नल है मेरा डिवीजन, इस बात को डिनोट कर रहा है। क्योंकि सीन क्या है देखो, यहां से यहां की दूरी है मान लो आप 9 मीटर, ठीक। तो एक पॉइंट P ऐसा मिल जाएगा यहां से 6 और यहां से 3 की दूरी पे, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। मगर एक पॉइंट Q 9 मीटर दूर, 9 मीटर दूर आगे भी मिल जाएगा, जो 9 + 9 18, 18 डिवाइड बाई 9 2:1 में काट रहा है। ये क्यों भी 2:1 में काट रहा है? काट रहा है कि नहीं काट रहा? तो रेशो देखा जाए तो 2:1 2:1 है दोनों का। अरे समझ में आ रही है? तो 2:1 में P इस लाइन सेगमेंट को काटने वाले दो बिंदु हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो इंटरनली वाले को 2:1 बोल दिया, तो एक नाम दो चीजों का नहीं रख सकते आप, कंफ्यूजन हो जाएगा। घर में सारी चीजों का नाम फ्रिज रख दिया और बोलो फ्रिज में से फ्रिज को चालू कर दो, तो आप पता नहीं क्या चालू कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी भाई। एक नाम दो चीजों का रखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो है ना, इसलिए आधार नंबर भी तो अलग अलग देते हैं ना, नाम सेम हो जाए तो आधार नंबर तो अलग हो ही। अलग आइडेंटिटी का होना जरूरी है ताकि एक कॉल में आ जाए आदमी। तो पॉइंट को भी नुमेरल सेम आ रहे थे तो साइन बदलना पड़ा, फिर बात खत्म है, समझ में आ गई बात। चलो फिर मुद्दे की बात और कर लेते हैं आगे। तो यार बात यह है कि कोई भी स्टेटमेंट प्रयोग में आए तो अपने को टेंशन नहीं लेनी। अब पॉइंट P इंटरनली अगर इस रेशियो में काट रहा है तो ये फॉर्मूला है, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, ये मेरा A है, ये मेरा B है, x1, y1, b x2, y2 है। अगर पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो इसको एक्सटर्नली m/n में बांट रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट भी निकल जाते हैं। उसका प्रूफ क्या होगा भाई? प्रूफ में कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी होगी। पॉइंट P यहां की बजाय यहां होगा तो ट्रायंगल जो है फिर वो ऐसे बन जाएगी यहां पे, है ना। और सिमिलर ट्रायंगल से निकालोगे तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। मानो किसी ने, ऐसे आ जाते हैं मानो किसी ने ये वाला डायग्राम और ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, दोनों सेम डायग्राम है, ध्यान से देखना। ये वाला डायग्राम और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये डायग्राम, ये दोनों सेम डायग्राम, ये डायग्राम लिख लो या ये डायग्राम बना लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अंदर पुट करके आपने m/n लगा दिया, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस बाय दिस इक्वल टू m/n। फिर ये अपने आप बोलेगा पागल हो गया, ये थोड़ी होगा, आप इसका मतलब बार बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये डायग्राम से सवाल कर लो या इस डायग्राम से सवाल कर लो, आंसर सेम आने वाले हैं, ये बता रहा हूं मैं इस डायग्राम को फॉलो करता हूं, क्यों? क्योंकि इजी है अंडरस्टैंडिंग। mx2 माइनस nx1, mx2 माइनस nx1 अपॉन दिस प्लस दिस। सिमिलरली
my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में सेक्शन फॉर्मूला ये है, सेक्शन फॉर्मूला ये है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये बात अगर अपने को पता चल गई तो फिर और क्या पता करें। ये बातें समझ में आ गई अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। सेक्शन फॉर्मूला का क्या काम है, एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में काटने वाला पॉइंट चाहिए तो उस पॉइंट के खर्च से कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट अगर मान लो चाहिए अपने को, अगर अपने को मिड पॉइंट चाहिए, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला चाहिए अपने को, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर अपने को बनाना है तो भी बड़ा इजी है बनाना, कि ये बिंदु अगर A है, ये बिंदु अगर B है, बिंदु A x1 y1 है, बिंदु B x2 y2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है मान लो P, तो P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 प्लस x2 बाई टू कोमा y1 प्लस y2 बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m और n बराबर हो गए। तो इस फॉर्मूला में जब m और n बराबर रखोगे, n की वैल्यू m रखोगे तो 2m हो जाएगा, m ऊपर से कैंसिल होके x1 प्लस x2 बाई टू आ जाएगा और यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अपने को एकदम क्लियर है, ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आता है एक, है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना जरा बात को। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब कैसी ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ऐसी ट्राइंगल, कैसी ट्राइंगल, अभी देख लेते हैं अपन। अगर मान लो कोऑर्डिनेट प्लेन में आप एक ट्राइंगल ले लेते हो, ये बना दी मैंने ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ले ली, ए x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये वर्टेक्स b x2 y2 कोऑर्डिनेट वाला वर्टेक्स, c वर्टेक्स x3 y3 कोऑर्डिनेट वाला वर्टेक्स, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर अपने को एरिया निकालना है तो आप ये मत सोचना कि मैंने पैरेलल लगाई है, पैरेलल नहीं है ये पैरेलल नहीं है, तो वैसे ही चलो बन गया एक डायग्राम, चलो इस डायग्राम को थोड़ा छेड़ते हैं, पैरेलल नहीं है भाई, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये लो, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे एरिया इसका अपन, चलो इस फॉर्मूला का तो मैं एक स्टाइलिश प्रूफ बता देता हूँ, बातें ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल में, बहुत ही ध्यान से और अपना दिमाग इस्तेमाल करके सुनना है आपको। देखो इसको प्रूफ करने के तरीके कई हैं, मजेदार तरीका बता रहा हूँ, डिफरेंट, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि अगर कोई ट्राइंगल हो, जैसे ट्राइंगल ये मैंने ए बी सी ले ली, है ना, ए बी सी का मतलब इसका ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैंने ए ले लिया, इस वाले एंगल को बी ले लिया, इस वाले एंगल को सी ले लिया, और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली को स्मॉल बी और सी के सामने वाली को स्मॉल सी बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अगर मुझको कोई बोलेगा कि एरिया बताओ ट्राइंगल एबीसी का, तो हर कोई जानता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट में भी ऐसा ही कर लेते ना, बेस को तो ए ले लेता हूं मैं, बेस को तो मैं ए ले लेता हूं, और हाइट जो है ये हाइट को एच ले लेते हैं, हाइट हो गई मेरी एच, ठीक है जी, हाइट एच हो गई।
अब हाइट अगर h हो गई तो यहां एक मैंने छोटा ट्रिग्नोमेट्री लगाई। मैं कहना चाहता हूं कि जो साइन c है ये परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूज b के बराबर है, तो जो h की वैल्यू है वो आ गई b साइन c। यस और नो? b साइन c, तो h की जगह फिट कर दिया b साइन c। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया है हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। बात समझ रहे हो? क्लियर समझ रहे हो? अब अगली जो लाइन बोल रहा हूं उसमें तुमने कुछ फिजिक्स की बातें सीखी हैं, उनका इस्तेमाल करने वाला हूं। हाँ, इसकी शकल देखोगे तो एक क्रॉस प्रोडक्ट जैसी शकल नजर आ रही है। अगर मैं ए साइड के एलोंग वाले वेक्टर को ए वेक्टर बोल दूं और अगर मैं बी साइड के एलोंग वेक्टर का एक नाम रख दूं बी वेक्टर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ए साइड के एलोंग मैं ए वेक्टर और बी साइड के एलोंग मैं बी वेक्टर बोल दूं, तो ए बी साइन सी को देख के ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया हो। क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो मोड ए मोड बी साइन थीटा और एन कैप होता है। एन कैप भी तो होता है ना, मोड लोगे तो एन कैप वगैरह तो चला गया, ए बी साइन सी बच गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब एक साइड का वेक्टर दूसरी साइड के वेक्टर का क्रॉस ले लो, लेके मैग्नीट्यूड आधे से डिवाइड कर दो, ट्रायंगल का एरिया निकल गया। समझ में आ रही है बात क्या नहीं समझ में आ रही भाई? अब सीन क्या है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका एरिया अगर आप निकालोगे ना ये वाले ट्रायंगल पे, अब इधर आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ, तो एरिया निकालोगे ट्रायंगल एबीसी का, तो देखो दो साइड पकड़ो आप, देखो ये साइड पकड़ ली, एक ये साइड पकड़ ली और दूसरी पकड़ ली ये वाली साइड। तो क्या ये वाला वेक्टर बता सकते हो कितना है? ये है ए वेक्टर, बताओ कितना ए वेक्टर? x3 माइनस x2 आई कैप प्लस y3 माइनस y2 जे कैप। ये वाली साइड b के सामने वाली b है, b वेक्टर कितना है जी? x1 माइनस x3 आई कैप प्लस y1 माइनस y3 जे कैप। अच्छा वेक्टर में वैसे k कैप भी होता है, जीरो k कैप लिख लूं यहाँ पे? लिखने में क्या जाता है जीरो k कैप भाई, अब जाके वेक्टर लगने लगा है ये। इन वेक्टर का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता है वो, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करना, अच्छा एक तो हाफ करना अपने को, हाफ ध्यान से सुना, हाफ करना है। और इन दोनों वेक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? अच्छा आई कैप जे कैप के कैप, ये जरूरी है भाई, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा आगे बताओ, x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 जीरो, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 जीरो। हाँ क्या बोल रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए लास्ट में, इसलिए। हाँ ठीक है, अरे समझ में आ रही है? तो ये आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो एरिया निकल गया, बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अपने को थोड़ा पेशेंस और रखना है। डिटर्मिनेंट को खोलना तो जानते होगे, है ना? आई कैप क्या, देखो आई कैप दिस इंटू दिस इंटू दिस जीरो, जे कैप दिस इंटू जीरो, तो सीधा के कैप में आएगी कहानी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आंसर आ गया 1/2। अच्छा मोडलस लेना है जी, मोडलस मैग्नीट्यूड लेना है, तो आ गया दिस इंटू दिस, x1 माइनस x3 इंटू y3 माइनस y2 माइनस दिस इंटू दिस।
y1 माइनस y3, ध्यान से सुनना, x3 माइनस x2, ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा देखो डिटर्मिनेंट वेक्टर वगैरह गायब हो गया, अब तो फाइनल आंसर तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 में आ गया। ठीक है, अब इसको भी देखो जरा इसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूं मैं, इसको मैं एक बड़े प्यारे लुक में लिख रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो। ध्यान से सुनना, 1/2 मॉडुलस, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो ये प्रूफ नहीं भी बताऊं, सीधा बोल देता एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, फिट कर लो इसको, ऐसा ही बोल सकता था मैं। मगर तुमको मैथमेटिकल स्किल्स सिखाने के लिए सारी बातें बता रहा हूं, तो आई होप आप इससे सीख भी रहे होगे। ठीक है, वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करा, एरिया वेक्टर से रिलेटेड है। आज एक बात समझ में आई आपको कि वेक्टर बहुत ताकतवर चीज है, एरिया निकाल लेंगे इससे अपन, मगर हम 11वीं क्लास में वेक्टर से एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि छोटे मोटे एरिया के लिए वेक्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे अपन। 12th क्लास में 3D पढ़ेंगे तो वहां पे एरिया निकालेंगे वेक्टर से, 3 डायमेंशन में कुछ बन रहा होगा तो एरिया निकालना होगा, खट से वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे वहां पे अपन। ठीक है, लेकिन एक आपको एक थॉट मिल गया कि हाँ क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी कीमती चीज है जो आप पढ़ते हो, है ना, एरिया भी निकाल देती है वो। तो चलो मुझे बताओ x1 का कोफिशिएंट कितना आया है, यहां से बताओ मेरे को आप, x1 का कोफिशिएंट बता दो तो मजा आएगा। देखो x1 का कोफिशिएंट आया आपका y3 माइनस y2, ठीक है। x2 का कोफिशिएंट कितना आया जी, देखो x2 का कोफिशिएंट यहां से आएगा, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस y1 माइनस x2 आ गया आपका y1 माइनस, अच्छा x3 का कोफिशिएंट कितना आया, देखो x3 का जो कोफिशिएंट है ना, देखो x3 का पूरा कोफिशिएंट देखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक तो y2 माइनस y3 तो यहां से आया था, और x3 का एक यहां पे आया था माइनस y1 प्लस y3, तो y2 माइनस y1, ठीक है जी, y2 माइनस y1। बात समझ में आ रही है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं माइनस साइन जबरदस्ती इसमें से कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस है खा जाएगा उसको, मगर फिर भी क्यों ले रहा हूं बताऊंगा। माइनस क्या कर रहा हूं मैं, जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं। तो जब माइनस कॉमन लोगे आप इसमें से, तो ये कितना बन जाएगा, y2 माइनस y3 बन जाएगा, और यहां कितना बन जाएगा y3 माइनस y1 बन जाएगा। पक्का बन जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और यहां कितना बन जाएगा, यहां बन जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने ठीक लिखा था ना, एक बार मैं वापस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ भाई, x1 x3 y1 y3 x3 x2 y3 y2 x1 माइनस x3 y3 माइनस y2, ठीक लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम बातें ठीक लिखी थी, है ना, ठीक है, यस ठीक, करेक्ट, गॉट इट। अब जो है इस फॉर्मेट में मैं लिख दिया, अब आप सोच रहे होंगे सर इस फॉर्मेट में क्या जरूरत है लिखने की, इसको याद करना बड़ा आसान है। देखो एक सर्कल है, हाँ 1 2 3, देखो तो यहाँ क्या बन रहा है, x1 y2 y3, यहाँ पे बन रहा है x2 y3 y1, और यहाँ क्या बन रहा है x3 y1 y2, बड़ी सिमेट्रिकल अंदाज में, बड़े सिमेट्रिकल अंदाज में ये फॉर्मूला हमारा आ गया है। अरे समझ में आ रही है भाई, गॉट इट। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो एक छोटी बात और है, एक छोटी बात और है, मुझे आप वो भी बताओ जरा। मैं आपसे एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, मैं आपसे एक डिटर्मिनेंट बना करके और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछना चाहता हूं बस, ज्यादा मेरा कोई बड़ा इरादा नहीं है,
आप इस डिटर्मिनेंट को देखो, बस देखो। मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ आप मेरे को। निकाल लोगे क्या? है जी? नहीं नहीं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो ना। देखो, डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है आपको? x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, ऐसे ओपन करना नहीं आता क्या? अरे डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है कि नहीं? अरे यहां कुछ भी हो, चाहे आई कैप जे कैप के कैप हो, तो आई कैप की जगह x1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो इसको कॉपी कर लो आप। फिर दिस इन माइनस दिस कर दिया। फिर आगे क्या करते थे? माइनस x2 करते थे, है ना? y1 माइनस y1 माइनस y3, बहुत शाबाश। इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, मुझे बताओ ये चीज और ये चीज सेम है क्या? यहां y3 माइनस y1 है, तो यहां माइनस है, तो y1 माइनस y3 है। अरे समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि ये चीज याद रखना और ये चीज याद रखने में कौन ज्यादा आसान है? दोनों ही है लगेंगे अब तो, मगर ये तो कितनी खूबसूरत है। मतलब आंख बंद करके भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 भूल पाओगे कभी? क्या नहीं भूल पाएंगे अपन, है ना? और इनका अगर आप इंटरचेंज कर दोगे ना ऑर्डर, तो सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आता है। ये डिटरमिनेंट में पढ़ाऊंगा आगे। और मॉडुलस लगा रखी हो तो नेगेटिव का भी फर्क नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये तो आ ही गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हमारे सामने ये तो है ही। ये फॉर्मूला तो अपन ने याद करना ही है। ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही अपन ने। इसके साथ इसी का डिटर्मिनेंट वाली शकल भी याद करनी है। समझ में आ रही है? तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अपन कुछ ऐसे याद कर लेंगे कि जी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, और ये हो गया अपना ऐसे करके। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे लिख लो, या फिर इसको मैं एक और अंदाज में लिख रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। ऐसे अपना 1 1 1 x1 y1, या ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको। और इसका मस्त अंदाज बताता हूँ, है ना? पहला जो कोऑर्डिनेट है, पहला जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 1, दूसरा x2 y2 1। देखो अब याद करना बिल्कुल और आसान लगेगा आपको। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इंटू 1/2 मॉडुलस। बात समझ में आ रही है आपको? 1 नहीं आ रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये आ रहा है। इसको ओपन करके ये आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बस ये ऐसे सोचना है। समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के मैं फिर लिख देता हूं कि यार ये जो है, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एरिया का। दिस वन बड़ा गंदा लग गया दिखने में। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद होना ही चाहिए 10th क्लास में जैसे आप याद करते थे, लेकिन अभी बड़े बच्चे बन चुके अपन। ये भी याद करना है अपने को एरिया के फॉर्मेट में, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में एरिया का फॉर्मूला। देख लो इस डिटर्मिनेंट को अभी याद हो जाना चाहिए। 1/2 इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अरे समझ में आ रही है? आ रही है ना समझ में? यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत बात। देखो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है ना, यहाँ ये जो ट्राइंगल आपकी बन रही है, देखो इसमें आप इस उंगली को लेके जाओ ऐसे x1 x2 x3 की तरफ, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है। अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ना, है ना? बाहर की तरफ अगर अंगूठा आ रहा है ना, तो आप इस मॉडुलस को हटा भी दोगे ना, ये अपने आप ही पॉजिटिव आंसर दे देगा।
ये एक्सप्रेशन जो है ये अपने आप पॉजिटिव आंसर देती है। और अगर आप ट्रायंगल कुछ यूं बना रहे हो कि इसमें इनका ऑर्डर कुछ यूं लिया आपने कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को उंगलियों की डायरेक्शन में यूं करके देखो अंदर की तरफ आ रहा होगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव वैल्यू देगी, है ना? ठीक है ना? तो एरिया की कहानी समझ में आ गई भाई अपने को। तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आता है ना? डिटर्मिनेंट ओपन करना आता, सिखाऊं? आता है ना? कैसे आता है? हाँ, कि ये वाला एलिमेंट फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करते हुए ना। डिटर्मिनेंट भी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, इस चैप्टर के अंदर, ताकि अपन इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट को एग्रेसिवली इस्तेमाल कर सकें। ठीक है? तो डिटर्मिनेंट जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, काफी कुछ इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये भी इस चैप्टर की खास बात है कि इसमें डिटर्मिनेंट भी अपन सीखने वाले हैं, कई सारी बातें। डिटर्मिनेंट आपके बिल्कुल एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट 12वीं में सीख करके डिटर्मिनेंट अपन क्लोज कर देंगे फिर। ठीक है? तो चलो एक शानदार सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझना क्या है। शुरुआत ही एक बड़े शानदार प्रॉब्लम के साथ कर रहे हैं अपन। सीन कुछ ऐसा है कि यहां एक पॉइंट है 1,0 और यहां पे एक पॉइंट है आपका 2,2। ठीक है जी? पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है? पॉइंट ए पॉइंट बी। एक चीटी है, चीटी। वो पॉइंट ए से बी उसको जाना है, मगर वाई एक्सिस को टच करके। क्वेश्चन समझना। एक चीटी को ए पॉइंट से बी जाना है, मगर शर्त यह है कि वाई को टच करके जाना चाहिए। तो वाई को टच करके जाएगी तो कई संभावनाएं हैं। वो ऐसे टच करके भी जा सकती है, 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 भाई उसकी मर्जी। टच करके जाना चाहिए, मतलब एक चीटी जाएगी ए से पी और पी से बी, और पी वेरिएबल पॉइंट है। मैं टीची पी जो पॉइंट है, चीटी जो है पी पॉइंट पे, तो मतलब कई सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए कि चीटी को कम से कम चलना पड़े। इंटरेस्ट एरिया समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? एक चीटी जाएगी ए से बी वाया टचिंग वाई एक्सिस, तो दिस प्लस दिस उसका टोटल रास्ता हो गया, टोटल पाथ हो गया। एपी प्लस पीबी, टोटल पाथ जो हो गया वो हो गया एपी प्लस पीबी। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या है ये प्रॉब्लम है। ए एंड बी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी आर गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स, गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स, P is a variable point। सोचिए, P is a variable point। इसका सही जवाब देने वाले लोग कहीं बहुत शानदार जगह पे पढ़ते हैं। इसका सही जवाब ना देने वाले पढ़ते हैं, मगर सही देने वाले तो जिसने भी आज तक इसका सही जवाब दिया है वो कुछ अच्छा ही करके आए हैं ना। क्वेश्चन क्लियर है ना भाई? वापस रिपीट करूं क्या प्रॉब्लम को? चलो क्वेश्चन क्लियर है तो सही है ना।
AP प्लस PB, इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, P वेरिएबल पॉइंट है, A और B फिक्स पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट 1,0, B के कोऑर्डिनेट 2,2। देखो जरा, आप स्टाइल देखिए, सवाल सॉल्व करने कई तरीके हो सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल तरीका इज, सुनो सोल्यूशन को। चींटी ने कहा मैं A से P जाऊंगी मगर P से B नहीं जाऊंगी, मैं P से B की बजाय B डैश पे जाऊंगी। अब ये B डैश क्या आ गया? B डैश है इसकी मौसी का घर। B डैश पे जाऊंगी, B डैश है इस पॉइंट की इस मिरर में मिरर इमेज। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज कितनी हो गई? -2,2। चींटी ने कहा कि ये इसको ज्वाइन करते हैं भाई अच्छे से। चींटी ने कहा कि मुझे दिस प्लस दिस जो रास्ता है उसकी लेंथ दिस प्लस दिस रास्ते के बराबर है, क्योंकि भाई मिरर इमेज है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर मिलती है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस नो? यस। वापस बना देते इसको, सीधी रेखा बना देते हैं, रुको जरा, एकदम सीधी रेखा बनाएंगे। चींटी ने कहा कि भाई अपन यहां से और यहां जाएंगे, ये कहा उसने। सहमत हो ना इस बात से? उसने कहा मैं यहां से ये रास्ता तो ट्रेवल कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं ये रास्ता ट्रेवल करने के बजाय ये रास्ता ट्रेवल कर लूं तो क्या दिक्कत है? AP प्लस PB और AP प्लस PB डैश बराबर हैं। अरे हाँ के ना? तो AP प्लस PB, पहले तो ये समझना है, AP प्लस PB इज सेम एज AP प्लस PB डैश। यहां से सोल्यूशन चालू होता है ना? दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। यस नो? यस, ठीक। अब दिस प्लस दिस को मिनिमम कर दो या दिस प्लस दिस को मिनिमम कर दो, बात तो एक ही है। अब यहां पे सीधी बात है, दिस प्लस दिस को मिनिमम करना है तो इसको और इसको सीधा ज्वाइन कर दो आप, सीधा सीधा। यस और नो? दिस प्लस दिस को मिनिमम करना है तो P पॉइंट, P बिंदु को इधर होना पड़ेगा, यहां पे होना पड़ेगा। मेरा जो P बिंदु, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है ना P बिंदु की, वो P पॉइंट यहां होना पड़ेगा। सहमत हो इस बात से आप लोग? जो P बिंदु है, ये P बिंदु यहां आएगा तो मजा आएगा अपने को, यहां पे। ठीक है ना? तो अब ऐसा 0,A निकालो जो इसके रास्ते में पड़ रहा हो, कोलिनियर हो। क्या हो? कोलिनियर। 3 कोलिनियर पॉइंट अगर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। भाई सीधी बात है है ना? पॉइंट ए, सीधी बात है, पॉइंट A P और B डैश मस्ट बी कोलिनियर, फॉर AP प्लस PB डैश मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इनको कोलिनियर होना पड़ेगा। सहमत हो इस बात से आप लोग? और कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जरा 0 करते हैं। देखो 1/2 इंटू, देखो x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है भाई, प्लस x2 इंटू कुछ भी कर लो, कट ही जाएगा, ठीक है, प्लस x3 इंटू x3 के बाद क्या आता है? y1 माइनस y2, है ना? y12 और y2a। ठीक है जी, दिस हैज टू बी 0। करेक्ट है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया मैंने। तो यहां से आ गया आपका -2a प्लस 2 माइनस a मस्ट बी 0,
तो यहां से a कितना आ गया, ये 3a आ गया ना, a कितना आ गया। तो पॉइंट p जो है, पॉइंट p जो है, अरे मैं तो सीधा पॉइंट p तो एक्स्ट्रा में निकाल के दिखा दिया आपको, पॉइंट p तो पूछा ही नहीं था, पॉइंट p तो मैंने एक्स्ट्रा में निकाल के दिखा दिया। अदरवाइज तो सीधा ए बी डैश निकाल दो, तो ए पी प्लस पी बी डैश मिनिमम, जो क्वेश्चन पूछा था वो तो सीधा ही हो गया। दिस मिनिमम वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू ए बी डैश, तो ए बी डैश निकाल दो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1+2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सो अंडर रूट 9+4 13, अंडर रूट 13 आंसर। यस नो, यस अंडर रूट 13 आंसर, ठीक है। चले आगे, देखिए एक बात करते हैं कुछ यहाँ पे, एक क्वाड्रिलेटरल बना दी मैंने, ठीक है ना, पता ही आपको कैसी होती, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली, ठीक है जी। ये बना दी मैंने क्वाड्रिलेटरल, जिसके वर्टिसेस हैं आपके ए बी सी और डी, ठीक। इसके जो साइड्स है ना, साइड्स, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को देखो जरा एक बार, इनके मिड पॉइंट को देखोगे ना, तो मान लो P मिड पॉइंट है इस वाली साइड का, Q जो है वो मिड पॉइंट है इस वाली साइड का, ठीक है, और R जो है ना, R वो मिड पॉइंट है इस वाली साइड का, एंड S मिड पॉइंट है ये वाली साइड का, करेक्ट है ना। पी क्यू आर एस क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए किसके, साइड्स के, साइड किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट्स है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में, देखो जरा, मिड पॉइंट को जब मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको थोड़ी फील भी आ रही होगी पैरेललोग्राम की। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनती है, ये बात प्रूफ करनी है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बाय यूजिंग यूक्लिड ज्योमेट्री, अलग अलग दोनों फंडे इस्तेमाल में करने आने चाहिए आपको। दो तरीकों से ये प्रूफ करना है हमको, हमारी बुद्धि को जागृत करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है जी। प्रूफ दैट, स्टेटमेंट लिख लो, प्रूफ दैट PQRS is a parallelogram, है ना, where ABCD is a quadrilateral, quadrilateral ABCD quadrilateral है, PQRS पैरेललोग्राम होगी, ये प्रूव करना है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द quadrilateral, है ना। P, Q, R, S are the midpoints of the sides of the quadrilateral, sides of the quadrilateral। भाई अपन बिल्कुल आराम आराम से ज्योमेट्री सीख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता ज्योमेट्री सिखाने में, एकदम तसल्ली बख्श तरीके से, तसल्ली बख्श तरीके से अपन सीख रहे हैं। मेथड 1 कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाऊंगा आपको, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स सी, देखते हैं जरा
कोऑर्डिनेट से समझते हैं। ए पॉइंट को मान लो x1 कोमा y1, ध्यान से देखना। बी पॉइंट को मान लो x2 कोमा y2, सी पॉइंट को मान लो x3 कोमा y3, डी पॉइंट को मान लो x4 कोमा y4। अब मुझे बताओ x पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x4 बाई टू, y1 प्लस y4 बाई टू। मुझे बताओ r पॉइंट कितना हो जाएगा, x3 प्लस x4 बाई टू, y3 प्लस y4 बाई टू। अब बताइए p पॉइंट कितना हो जाएगा जी, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। q पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू। ठीक, मुझे नहीं पता PQRS पैरेललोग्राम है कि नहीं है, मगर मुझे ये तो पता है कि SQ इसका एक डायगोनल तो है ही। मैं निकालना चाहता हूं मिड पॉइंट ऑफ, मैं निकालना चाहता हूं मिड पॉइंट ऑफ QS, मिड पॉइंट ऑफ QS M निकालना चाहता हूं मैं, M, मिड पॉइंट ऑफ QS M निकालना चाहता हूं मैं। बताओ कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ QS M निकालना चाहता हूं मैं, कितना हो जाएगा वो, इसको जोड़ो डिवाइड बाई टू, तो आपको नहीं लगता वो हो जाएगा सिग्मा x1 बाय 4 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट सिग्मा y1 बाय 4। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ QS निकल के आ गया है। ठीक है जी, अब मैं निकालना चाहता हूं मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR होगा कहीं यहां पे, या क्या पता सेम हो जाए तो अच्छी बात है, सेम हो जाएगा तो कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। समझ में आ रही है, मिड पॉइंट ऑफ PR बता दो भाई, मिड पॉइंट ऑफ PR को देखो जरा, मिड पॉइंट निकालोगे दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू करोगे तो यही तो नहीं आ गया, सिग्मा x1 बाय 4 सिग्मा y1 बाय 4, सेम आ गया। डायगोनल का मिड पॉइंट सेम का मतलब है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो पैरेललोग्राम में ही होता है सर, किसी और की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवा दे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, the quadrilateral whose diagonals bisect each other that must be the parallelogram, and if the quadrilateral having diagonals bisect each other and diagonals equal हो जाएं तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाती है, और डायगोनल बाइसेक्ट के साथ साथ बराबर के साथ साथ 90 डिग्री पे हो जाएं तो स्क्वायर बन जाती है। डायगोनल बड़ी ताकतवर चीज है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो क्लियरली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियरली डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मैंने कुछ ज्योमेट्री की है इसके अंदर, अलजबरा किया है, ज्योमेट्रिकल सेंस थोड़ी लगाई है और हो गया सवाल सॉल्व। अरे समझ में आ रही बात आपको। मेथड नंबर टू देखते हैं, बाय सिंपल ज्योमेट्री, जिसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना, इतनी रिसर्च करने की हमें जरूरत नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा एक अच्छा फील लेने के लिए हमारे ज्योमेट्री में शुरुआत है, चीजों को थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने AC को ज्वाइन कर दिया खट से, ये लो AC को ज्वाइन कर दिया मैंने, AC को। जब आप AC को ज्वाइन कर रहे हैं, AC को तो AC को ज्वाइन कर रहे हैं तो मजा आ गया फिर AC को ज्वाइन करके, तो क्योंकि दिस बाय दिस 1:2 है। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया 9th 10th वाला क्वेश्चन है तुम्हारा था ये,
मैंने वही क्वेश्चन थोड़ा दे दिया चेक करने के लिए, भूल गए, नॉट 10 भूल गए। भाई क्या करते थे आप बोलते थे दिस बाय दिस इज 1:2 और दिस बाय दिस इज 1:2, बोलते थे अरे रेशो बराबर हो गए, तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये भी इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये भी और ये भी, तो दोनों पैरेलल, सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हो गई पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात? तो इन ट्रायंगल दिस, लिख लो जरा इसको, आप लोग खुद लिखो इस चीज को, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अब जो है ना इन चीजों को अपन ध्यान रखें। इन ट्रायंगल ए बी सी बीपी रेशो ए बी, बीपी रेशो ए बी इज इक्वल टू BQ ratio BC, BQ ratio BC which will be equal to 1/2, hence PQ is parallel to AC, hence PQ is parallel to AC, similarly RS is parallel to AC। ठीक है, तो कंक्लूजन यहां से निकल गया, PQ is parallel to RS। In the same way, PS will be parallel to QR, PS will be parallel to QR, है ना। So from 1 and 2, we can say that PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram। ठीक है, ठीक है भाई, सिंपल है। हमारी अगली क्लासेस में आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक बार क्विकली वापस रिवाइज करवा दूंगा मैं। उसके बाद और भी कई बेसिक चीजें हमें सीखनी है। अगली क्लासेस विल बी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, है ना। हल्की हल्की कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीखने हैं हमको। हमारे ज्योमेट्री को जो हमने सीखा है उसको तो इस्तेमाल में करना ही है, और बाकी बेसिक और फंडे सीखने हैं जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी अच्छी कर सके। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ठीक है।